नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, ये एक ऐसा दशक था जब कांग्रेस ने भारत के राष्ट्र आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो गए थे, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस अब भी अंग्रेजी हुकूमत के एक टुकड़ी के रूप में काम कर रही थी। हाँ, एक बात जरूर हो गई है कि अब कांग्रेस ने क्रांति का दिखावा करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैये के चलते उसके अपने ही नेता उससे मुंह मोड़ने लगे थे। राष्ट्र कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए नए दिखावे शुरू किए गए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को प्राप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया। इसी के साथ पिछले दशक से शुरू हुई नरम दल और गरम दल की फुटेज इस दशक में खुलकर सबके सामने आ गई थी। नरम दल और गरम दल के बीच होती टकराहट की वजह केवल शांति प्रियता और हिंसा के बीच का मतभेद नहीं था, बल्कि इसकी एक मुख्य वजह थी कि गरम दल के नेता इस बात को कहते नहीं थकते थे कि अंग्रेजों के इस देश में आने से यहाँ का उद्धार हुआ है, यहाँ सुधार हुआ है, जबकि गरम दल के नेता खुले रूप से अंग्रेज और उनकी नीतियों का विरोध करते हुए आए थे। वे न केवल अंग्रेजों की नीतियां बल्कि उनकी पूरी हुकूमत के खिलाफ थे। गरम दल की मांग जहां भारत में स्वराज्य की थी, वहीं नरमपंथियों के अनुसार अंग्रेजों को भारतीयों के साथ मिलकर देश में सरकार बनानी चाहिए। कि 1 साल तक भारत की जनता इस धोखे में रही कि कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ाद कराने के मकसद से हुई, जबकि असलियत में इसका काम अंग्रेजों की नीतियों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना था। गरम दल के नेताओं में अगर बिपिन चंद्र पाल की बात की जाए तो इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में, अंग्रेजी शासन के विरोध में एक आंदोलन किया, जिससे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन भी मिला। गरम दल विचारों के लिए प्रसिद्ध इन नेताओं ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन से तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक निर्माणों में हड़ताल, ये सब शामिल थे। बिपिन पाल ने कभी भी गलत चीज़ों का विरोध करने में असहिष्णुता महसूस नहीं की। यहाँ तक कि कई बार महात्मा गांधी की बातों पर भी उन्होंने असहमति जताई और उसका विरोध भी किया। वहीं नरमपंथी मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से मित्रता करके देश में उनके शासन करने का रास्ता और खोज दिया। उनकी इस बात पर बहुत भरोसा था कि अंग्रेजों की वजह से भारत में तरक्की ही हुई है और उनके साथ ही भारत का आगे का भविष्य उज्जवल होगा। वहीं जब गरम दल के नेताओं ने खुले रूप से इसका विरोध किया, तब उन नेताओं का काफ़ी बहिष्कार किया गया। कांग्रेस के इसी रवैये के कारण बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को छोड़कर अन्य दल बनाया था। कांग्रेस के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि प्रारंभ में ही ये क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समय इसकी बागडोर पूरी तरह उदार अर्थात नरम राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिनकी उदारवादी विचारधाराओं में विश्वास था और वे क्रांतिकारी विचारों के कट्टर निंदक रहे। चलिए दोस्तों, अब इस दशक में कांग्रेस से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का रुख करते हैं। 1901 को कांग्रेस सरकार का 17वां अधिवेशन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता सर दिनशा इडलाजी ने वाचा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जैसी देश विरोधी दल की स्थापना में प्रमुख योगदान देने वाले बंबई के 3 मुख्य पारसी नेताओं में से एक थे। इस अधिवेशन की मुख्य बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी प्रथम बार कांग्रेसी अधिवेशन का हिस्सा रहे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस के द्वारा देश में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन लागू करने का मार्ग दिखाया गया। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1902 में अहमदाबाद में हुए 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की शिक्षा दीक्षा 18वीं शताब्दी के अंग्रेज साहित्य, विशेषकर बर्क के सिद्धांतों पर हुई थी। इसीलिए उन्हें क्रांति अथवा क्रांतिकारी तरीकों में कोई विश्वास नहीं था और वो भारत तथा इंग्लैंड के बीच
पूर्ण अलगाव की बात भी नहीं सोच सकते थे। वे हर प्रकार से अंग्रेजी शासन के अनुयायी ही थे। कांग्रेस का 1903 मद्रास अधिवेशन में लाल मोहन घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। विलायत में पले बड़े घोष भी अंग्रेजों के प्रति नरम रवैया रखते थे तथा अंग्रेजी हुकूमत को अपना माई बाप भी समझते थे। कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हेनरी कॉटन ने बंगाल और असम की सीमाओं के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ पूरी तरह से प्रशासनिक विवादों के कारण इन्हें शोहरत मिली और वह बंगाल विभाजन के लिए हुए आंदोलन में सबसे मुख्य नेता बन गए। बंबई अधिवेशन में एक और ख़ास बात थी कि इस अधिवेशन में हमारी भारत माँ के टुकड़े करने वाली सन की तानाशाही सोच युक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली दफ़ा कांग्रेस के खेमे में अपने पैर रखे थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस दशक की सबसे बड़ी घटना बंगाल विभाजन के बारे में। इतिहास के पन्नों में बंगाल के विभाजन को कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल कहा जाता है, क्योंकि अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो गांधी जी के आंदोलनों के लिए इतनी बड़ी ज़मीन नहीं बनती। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो मुस्लिम लीग का गठन नहीं होता। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो राजधानी कोलकाता से शिफ्ट दिल्ली नहीं होती और ना ही नई दिल्ली बसती। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो बांग्लादेश की नींव भी पड़ती। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो स्वदेशी सोच की इतनी बड़ी लहर नहीं उठती। और सबसे बड़ी बात, अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी आगे नहीं बढ़ती। आज हमारा देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत होता। बंगाल के विभाजन का विचार सबसे पहले 1903 में आया था। चटगांव और ढाका जिलों में बंगाल प्रांत से अलग करने और उन्हें आसाम प्रांत में संलीन करने के प्रस्ताव भी आए थे और इसी तरह छोटा नागपुर क्षेत्र मध्य प्रांत से जुड़ा था। लॉर्ड कर्जन ने फरवरी 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लंदन भेजा था। भारत के सचिव सेंट जॉन बेंड्रिच ने जून के महीने में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1905 को एक प्रस्ताव में उनके अंतिम निर्णय की घोषणा की और सितंबर के महीने में नए प्रांत के गठन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन उसी वर्ष 16 अक्टूबर को लागू हुआ। दोस्तों, ये विभाजन सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान का भी था। इस विभाजन में भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ऐसी चिंगारी लगाई जो ज्वालामुखी बनकर 1947 में फूटी। 1905 में कांग्रेस द्वारा किए गए इस बेहद घिनौने काम की कीमत पश्चिम बंगाल के हिंदू आज भी अपना जान देकर चुका रहे हैं। दोस्तों, बंगाल के विभाजन के बाद ही एक और शर्मनाक घटना हुई जिसमें मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने लीग विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटिश जनरल कमांडेंट और उर्दू पुतल हमदर्द को प्रारंभ किया। उन्होंने अहिलाल की शुरुआत भी की, जो कि उनके राष्ट्रवादी विचार का एक मुखले पत्र था। अब हम आपको बताएंगे मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित करने वाले कुछ कारणों के बारे में। पहला कारण ये था कि ब्रिटिश योजना भारतीय को सांप्रदायिक तरीकों से बांटना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय राजनीतिक में विभाजनकारी प्रवृत्ति का समावेश किया। इसका परिणाम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच जातिगत राजनीतिक का खेल खेला गया। 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म लेना था, जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में ही हो गई थी। इसका मध्य मार्ग निकालते हुए कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलनों को समर्थन को स्वीकार कर लिया, जिससे विभाजन कुछ समय तक टल गया। दिसंबर 1906 में अध्यक्ष पद को लेकर कलकत्ता अधिवेशन में एक बार फिर मतभेद उभर कर सामने आया। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथी अधिवेशन सूरत में आयोजित कराने को लेकर अड़े रहे थे तथा स्थानीय नेताओं को अध्यक्ष बनाने से इनकार किया गया। साथ ही उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलनों को वापस लाने की वकालत शुरू कर दी। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर विवाद को शांत किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रथम बार स्वराज की बात कही।
इस अधिवेशन से गर्मपंथियों की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई तथा नरमपंथियों की लोकप्रियता में कमी आई। इसे देखते हुए नरमपंथियों को लगा कि गर्मपंथियों के उग्र अभियानों से जुड़ना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि उग्रवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीयों को नुकसान पहुंचे। उन्हें लगता था कि उग्रवादियों द्वारा उठाए गए कदमों से स्वतंत्रता आंदोलनों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इन कारणों से कांग्रेस में विभाजन हो गया। मुख्य गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके मांडले जिले भेज दिया, जिससे उग्रवादी आंदोलन कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ गया। परंतु 1914 में बाल गंगाधर तिलक के जेल से वापस आने पर आंदोलनों की दोबारा शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, ये थी 1901 से लेकर 1910 के दशक की कांग्रेस से जुड़ी पूरी कहानी। हालांकि इस दशक ने देश को बंगाल विभाजन जैसा कभी ना भरने वाला घाव तो दिया, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि इसी दशक में युवा क्रांतिकारियों के गर्म खून से गुलामी की जंजीरें काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हुई थी, जो आगे चलकर आज़ाद भारत के रास्ते में मील का पत्थर साबित हुई हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।